हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर से एक बार हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत अगला प्रश्न जो ईंट मनके और अस्थियां का चैप्टर से जो प्रश्न लेके आए हैं, उस प्रश्न में आपकी बुक में जो दिए गए हैं उसका ये आखिरी प्रश्न है जो आज चर्चा करेंगे अपन। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। अभी तक जो चर्चा हो रही थी अपनी वो कई प्रश्न पूछे, जैसे आर्थिक सामाजिक भेद, हड़प्पा की विशिष्ट योजनाएं, विशेषताएं, इस प्रकार जो चर्चा हुई। उसके बाद ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसके विषय में केवल और केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि आपको ज्ञात है कि हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास कोई लिखित प्रमाणिक जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उस सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे, लिपि भी छोड़ के गए हैं, लेकिन उस लिपि को हम दुर्भाग्यवश पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हमें उस व्यवस्था के विषय में एक अनुमान लगाना पड़ रहा है कि खुदाई से प्राप्त चीजों के आधार पर, और हमारे पास दूसरा कोई एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर, हम कोई ऐसे साक्ष्य नहीं जिसके आधार पर एक प्रमाणिक ठोस बात कही जा सके। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य पर चर्चा कीजिए, तो उससे पहले हमें यहां यह जानना आवश्यक है बच्चों कि आखिर शासन व्यवस्था क्या थी, शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या था, कौन से वर्ग शासक वर्ग थे, कौन से वर्ग शासित वर्ग थे, इस पर यहां थोड़ी सी पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद चूंकि अब आप बराबर एक पढ़ते आ रहे हैं सीरीज को, तो एक आपकी भी समझ विकसित हो रही होगी कि सभ्यता के लोग क्या कार्य कर रहे थे, क्या कैसी सभ्यता थी, तो कैसे शासक वर्ग होंगे। उस पर चर्चा करने से पहले अपन पहले यह देख लें कि शासकीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था थी कैसी, जिसके विषय में केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, कुछ भी जानकारी हमारे पास ऐसी नहीं है कि जो हम एक तरीके से ये कह सके कि ऐसी शासन व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ लिखित में उपलब्ध नहीं है। तो अब चर्चा करते हैं बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक प्रसार एवं सुनियोजित नगर व्यवस्था को देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता की शासन व्यवस्था किसी केंद्रीय सत्ता के हाथ में होगी। समझ रहे ना, होगी, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाणित बात नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि थी। ठीक ना? तो आपको भी एक रही होगी, होगी पर आपको भी फोकस शब्द करना है, क्योंकि अभी जब तक हम उस लिपि को नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ पाते, तब तक बच्चों हमें एक अनुमान पर ही रहना है। पर उसका स्वरूप कैसा होगा, शासक वर्ग कौन होंगे, निश्चय पूर्वक कहना कठिन है। जो बात मैंने आपको दोहराई है कि हम बिल्कुल ये कहने में पूर्णतः अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं कि इस वर्ग का शासक वर्ग कौन था या उसका स्वरूप कैसा था। चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर आकर्षित थे, वाणिज्य व्यवस्था मतलब आपने देखा नगरीय व्यवस्था थी, उनका स्वरूप बहुत शासन में आपने देखा कि व्यापार उद्योग के प्रति उनका बहुत क्या कहते हैं रुझान था। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके जस्ट पिछला वीडियो बनाया जो कल, मैंने उसमें आपको उसकी शासन क्या कहते हैं उद्योग धंधे व्यापार के बारे में बात की, देश के बाहर और देश के अंदर की देखा अपन ने कि मेसोपोटामिया तक, उनकी ओमान तक, है ना। तो इस आधार पर अपन अनुमान लगा रहे हैं कि जो है वो व्यवस्था कैसी थी, वाणिज्य है ना, और आकर्षित थे। इसलिए विद्वानों का ऐसा मानना है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन बड़े वर्ग के हाथ में होगा। बड़े मतलब प्यारे बच्चों व्यापारी बनिया, बड़े वर्ग के हाथ में शासक रहा होगा, क्योंकि उनका रुझान कहां था, व्यापार की ओर था, उद्योग धंधे की ओर था। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जो शासक वर्ग रहा होगा वो बड़े वर्ग रहा होगा, यानी शासन की बागडोर बड़े वर्ग के हाथ में रही होगी। व्हीलर महोदय जो बहुत बड़े विद्वान हैं, पुरातत्ववेदा कह सकते हैं, इतिहासविद कह सकते हैं, व्हीलर महोदय ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है।
ये व्हीलर महोदय ने कहा। परीक्षा में कभी पूछ ली जाते हैं इन प्रकार के किस शासक वर्ग के बारे में किस किस का क्या क्या मत है, ठीक है ना। और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया उन्होंने कहा कि इसमें जो जनतांत्रिक शासन तो था लेकिन उस पर धार्मिक लोगों का प्रभाव ज्यादा रहा होगा। अब वो कैसे कह दिया, क्योंकि बहुतायत मात्रा में धार्मिक प्रतीक चिन्हों का मिलना, जिसपे मैंने कल के वीडियो में समझा दिया। अब ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता मुझे अब आज है नहीं है। इसके अलावा हंटर महोदय क्या कह रहे हैं बेटा, हंटर महोदय कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। उन्होंने देखा कि इतनी शानदार व्यवस्था है, इतनी उत्तम क्वालिटी की क्या कहते हैं सुनियोजित नगर व्यवस्था है, सड़कें हैं, सीवर ड्रेनेज सिस्टम है, उन्नत व्यापार है, वाणिज्य है ना, उन्नत खेती है, पशुपालन है। तो बोले राजतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था का होना, उन्होंने कहा ये मुझे थोड़ा सा कम अब संभावी लग रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसका इशारा जनतांत्रिक कहा है। वहीं मैके, एक विद्वान और हुए मैके ने कहा ये प्रतिनिधि शासक की बात कही है। प्रतिनिधि शासकों का के लिए प्रतिनिधि वर्ग जाता होगा और प्रतिनिधि वर्ग ही के द्वारा शासन किया जाता होगा, ऐसा मानना है। लेकिन अब अपन ये कहें ये तो व्यवस्था हो गई, तो यहां भी क्लियर आपने देख लिया कि यहां पर भी कोई एक निश्चित स्वरूप निकल के नहीं आया कि शासक वर्ग कौन थे, उस शासन का स्वरूप क्या था। लेकिन अब अपन यहां चर्चा ये करते हैं, जो मूल प्रश्न है कि कार्य क्या करें। हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता होगा। क्या किया जाता होगा, ऐसा प्रतीत होता है किया जाता होगा इस सभ्यता के सुनियोजित नगर, साफ सफाई तथा जल निकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, उन्नत व्यापार। उन्नत व्यापार से आशय आपको देखा ना कि भारत के अंदर और भारत के बाहर इनके व्यापारिक संपर्क थे, उनके विभिन्न केंद्र बने हुए थे व्यापार के। सेल घड़ी कहां से प्राप्त कर रहे हैं, राजस्थान खेतड़ी से, सोना कोलार से, है ना, दक्षिण भारत से, अफगानिस्तान से टिन, ईरान से चांदी। तो ये जो एक जो वाणिज्य व्यापार पर जो एक नियंत्रण था, माप तौल का एक स्वरूप होना, ये बहुत बड़ी बात है। लगभग सभी हड़प्पा स्थलों में एक प्रकार के बांट मिले हैं माप तौल के लिए। सांस्कृतिक विकास, बहुत तायत मात्रा में विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का मिलना, मोहरों पर मूर्तियों का मिलना, ये सांस्कृतिक विकास का इंडिकेशन है, इंडिकेट कर रहे हैं सांस्कृतिक डेवलपमेंट की ओर, कल्चरल डेवलपमेंट की ओर। सभी प्रकार की धार्मिक, और चाहे वो नृत्य की मूर्ति मिली हो, हुबड़ वाले बैल की मिली हो, चाहे ऐसी बहुत सारी चीजें एक बहुत ही उन्नत सांस्कृतिक विकास की ओर इशारा कर रही है। उद्योग धंधे आदि एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। आप समझे फिर से इस बात को, मैंने समझा तो आपको फिर से मैं समझा देता हूं। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता होगा। इस सभ्यता के सुनियोजित नगर, साफ सफाई तथा जल निकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, उन्नत व्यापार, माप तौल के एक रूप मानक, सांस्कृतिक विकास, उद्योग धंधे आदि एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में बच्चों राज्य के दो प्रकार के कार्य बताए गए हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक कार्य में उनको समाज की, देश की सुरक्षा की, भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा करना है, ये ऐच्छिक कार्य में है। और अनैच्छिक कार्य में जो वेलफेयर कार्यक्रम होते हैं, उनके स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, है ना, सड़कें बनवाना, नहरें खुदवाना, तो ये सारी चीजें कहां से मिल रही हैं, इंडस वैली से मिली हैं। तो ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है, ये एक लोक कल्याणकारी राज्य के, जिसके लिए मैंने शब्द यहां इस्तेमाल किया है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार की व्यवस्था उनके यहां देखने को मिली है। कड़े प्रशासनिक नियंत्रण की ओर भी इशारा कर रहे हैं। आप देखो, माप तौल के लिए जो मानक है वो एक सा मिल रहा है,
कहीं भी मकान में ऐसा नहीं कि कोई मकान आगे बना कोई मकान पीछे बना, मकान एक निश्चित समान अनुपात में समान दूरी पर बने हैं। मकान की बनावट एक सी है, सीवर सिस्टम है तो प्रत्येक नगर में है, रोड इतनी चौड़ी उतनी चौड़ी है, मकान मुख्य रोड की ओर न खुलते हुए पिछले ओर की ओर खुल रहा है। तो इस प्रकार के जो सारे एक मानक सभी सैंधव स्थलों से मिल रहा है, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो चूदड़ो हो, चाहे वो कालीबंगा हो, चाहे वो आपका धौलावीरा हो, हर स्थल से लगभग समानता प्राप्त हो रही है। पक्की ईंटों के मकान बन रहे हैं, बीच आंगन में कुआं मिल रहा है, खेती के समुचित प्रबंध मिल रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें कर रही है, एक निश्चित सी बात है कि एक प्रशासनिक नियंत्रण की बहुत ब्रिलियंट प्रकार का शासन नियंत्रण रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा आक्रमणकारियों से अपनी राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व यहाँ के शासक वर्ग का महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा। ये आपको मैंने प्रश्न 2 भागों में बांट के बताया। प्यारे बच्चों, पहले मैंने ये बताया कि शासन का स्वरूप क्या रहा होगा, क्योंकि आपसे अभी तो ये उन्होंने कहा कि कार्यों की चर्चा कीजिए, कभी ये पूछ लें आपसे कि शासन का स्वरूप क्या है, तो मैंने यहां आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में प्यारे बच्चों शासन का स्वरूप समझाने का प्रयास किया कि उस शासन का स्वरूप कैसा रहा होगा। जनप्रतिनिधि था कि जनतांत्रिक था कि या क्या कहते हैं बड़े वर्ग का प्रभाव था, और सबके पीछे कोई ना कोई मैंने एक लॉजिक जिन जिन विद्वानों ने तर्क रखा उसके पीछे मैंने एक तर्क आपको प्रस्तुत किया कि इस तर्क की वजह से ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद मैंने आपके सामने दूसरे पैराग्राफ में प्यारे बच्चों ये बताया कि इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या रहे होंगे। तो इस अध्याय से आपकी बुक में जो दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज समाप्त हुए। कुछ एक वीडियो वैसे तो डला है मेरा, उसमें पिछली साल प्रिंस बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दी गई थी, उसके कुछ प्रश्न उसमें मैंने दे रखे हैं। फिर भी यदि मैं आज अध्ययन करूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि गणंगम महोदय पे एक प्रश्न बन सकता है, उसमें प्रश्न बैंक में दिया गया था, ऐसे अगर कोई और प्रश्न बनते हैं तो अगले वीडियो में लेके आऊंगा, नहीं अगली इकाई में फिर तो अपन प्रवेश करेंगे ही। तो आपको मैं आशा करता हूं कि इस पूरे जो एक सीरीज चली है चैप्टर फर्स्ट ईंटें मन के और अस्थियों का, जो मैंने पूरा क्वेश्चन का भी चलाया है और मेरा पूरा समझाने के लिए एक वीडियो पहले के डरा हुआ है, इन दोनों से आप अपना एक सुंदर नोट्स और ये आपकी समझ विकसित होगी। अगले वीडियो के साथ मैं आऊंगा, तब तक आप नोट्स बनाएं, घर पर पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।